जय हिंद साथियों, यह वीडियो आपके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में साथियों हम पीईटी परीक्षा 2021 में हुई थी उसको साथियों सॉल्व करने वाले हैं शिफ्ट 2 के पेपर को। इसके पहले हमने साथियों शिफ्ट 1 के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व किया था, टोटल 100 प्रश्नों को, और उसका लिंक नीचे साथियों डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो उसको देखते हुए आज मैं शिफ्ट 2 के सोल्यूशन को लेकर आया हूँ। तो साथियों वीडियो इसलिए आपके लिए खास हो जाती है क्योंकि आपका पेट का एग्जाम पुनः होने वाला है और सिलेबस की बात करें तो साथियों कोई चेंजेस नहीं है। तो साथियों प्रश्न जो पिछली बार आए थे, जिस तरह के प्रश्न आए थे उसी तरह के प्रश्न साथियों पुनः आएंगे। मैथ के तो साथियों उसी टाइप के एकदम क्वेश्चन रहेंगे। तो ये साथियों आपका वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। पिछले प्रश्न पत्र को देखकर आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं अपनी तैयारी में। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शानदार तरीके से इस सेशन को। तो साथियों पूरी तरह से आप जो है मन लगाकर कापी कलम लेकर बैठ जाइए और सॉल्व करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और मैथ सॉल्व करके आपको बताना है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो साथियों वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो अगर माँ बाप के सपने को साथियों सच में बदलना है तो साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार लाजवाब और महत्वपूर्ण है साथियों। तो एकदम मन लगाकर बैठ जाइए और पूरे 100 प्रश्नों को बिना देखे कहीं मत हिलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न की। तो पहले हम जीके कर लेते हैं और इसके बाद लगातार एक एक प्रश्न को 100 प्रश्नों तक चलेंगे और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा साथियों ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो साथियों ये तीनों किस क्रम में भारत आए थे इसको हमको व्यवस्थित करके नीचे ऑप्शन से उत्तर टिक करना है। तो बात करें साथियों सबसे पहले फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था और तीसरे नंबर पर सबसे बाद में टॉमस रो आया था। तो इसको देखते हुए आपका सही उत्तर ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि 2 3 1। ठीक है, यानी कि 2 3 1, पहले फाहियान फिर ह्वेनसांग और फिर टॉमस रो। चलिए फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो आप अपने प्रश्न काउंट करते रहिए कि कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं सही सही। तो साथियों पूरे सेशन को यानी कि 100 प्रश्नों को बहुत तेजी के साथ चलिए खत्म करते हैं और ताकि आपका समय भी बचे और कम समय में आप अधिक सीख पाएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? काफ़ी बार पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका था, इस बार भी देखिए परीक्षा में आया था। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए मेगास्थनीज। तो अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी लाहौर में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं साथियों, इंडियन नेशनल आर्मी ये किसने जो है इसको बनाया था, किसने जो है इसको संगठित किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी आपका चला जाएगा ऑप्शन दूसरे पर, यानी कि दूसरे नंबर पर सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के आपका लाला हरदयाल थे। मित्र मेला साथियों आपका हो जाएगा, मित्र मेला के बीडी सावरकर थे और होम रूल लीग आपका एनी बेसेंट। तो इस तरह से देखते हुए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलान करते हुए, मिलान करने पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये साथियों अलग राष्ट्र की मांग लगातार कर रहा था और इसलिए महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध कर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो कौन शामिल था साथियों? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर बांध आपका साथियों कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1953 में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो भरतपुर में कौन सा जो है पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? तो आपका सही हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा जो है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का सही जोड़ नहीं है। नहीं है पूछा है साथियों। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं, मिलान करते हैं। जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है साथियों? ये जम्मू कश्मीर गलत हो जाएगा, ये लद्दाख है। तो पहला भी गलत हो गया, ठीक है, लद्दाख में है। इसके बाद है बारा लापचा ला और सिपकीला दर्रा कहाँ पर है साथियों? यूपी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका है साथियों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बाद है थांगला नीति पास और लिपुलेख कहाँ पर है साथियों? ये साथियों हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और चौथा है नाथुला और जलेपला, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ये सही है। अर्थात कौन कौन से गलत हो गए? पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी सही है। अर्थात केवल चौथा सही था, तो ऑप्शन ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा गलत था। तो इस अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो 17 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है साथियों? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है साथियों आपका तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र को तृतीयक कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में साथियों श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इन्हीं के समय में साथियों पंचायती राज व्यवस्था भी जो है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था, और संवैधानिक दर्जा प्राप्त करके इन्हीं के समय में इसकी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है? तो साथियों आपका पुलिस सम्मिलित है, कानून और व्यवस्था और जेल सम्मिलित है, और दंड यही नहीं सम्मिलित है साथियों। किसमें? राज्य सूची में ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो आपका अर्धसंघीय संरचना ये विशेषता है, शक्तियों का वितरण भी ये विशेषता है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यानी कि मजबूर नहीं है कि एक ही न्याय, एक ही तरह का न्याय हो, उसमें बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो आपका 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है राज्य सरकारों के लिए। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था, और अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह साथियों सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। तो साथियों जब स्विच बंद होगा यानी कि सटा होगा इससे, इस तरह का होता है, तो जब इसमें बंद होगा तभी धारा प्रवाह होती है। जब साथियों खुला रहेगा, चालू रहेगा, तब कहाँ से धारा प्रवाह होगी? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छी खासी जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे और अपना एक अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि आपकी कितनी तैयारी अभी तक हो चुकी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई प्रतिरोध की क्या है? ओम। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या सही हो जाएगा साथियों? बी। ठीक है, ओम आपका जो है प्रतिरोध का
SI मात्रक क्या है? ओम। अगला प्रश्न है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला है कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक रसायन से होता है, क्या होता है? कैंसर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह साथियों आपकी अधिचर्म या एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे बहुत ही सरल थे। तो साथियों चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं इसका साथियों जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसका अलग वीडियो व्हाइट बोर्ड पर खड़ा होकर बनाऊंगा, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए इस प्रकार से एक समीकरण दिया था और यक्स का मान पूछा था, ठीक है, ये यक्स का मान। तो यहाँ पर देखिए इस कोष्टक को हल करेंगे तो 169 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 169 धन 27 बटे 169, और ये आपका उड लगा हुआ है यानी कि रूट लगा हुआ है। तो 169 और 27 को जोड़ेंगे तो आपका 196 आ जाएगा और बटे 169, तो और इस पर रूट लगा है तो जब रूट हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14 बटे 13, ठीक है। तो यानी कि इसका मान आ गया 14 बटे 13 बराबर किसके है? इसको 13 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 प्लस एक्स बटे 13, और 13 से 13 यहाँ नीचे कट गया, और इसको जब पक्षांतर करके यहाँ लाएंगे 14 में से 13 घटेगा तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो साथियों कुछ नहीं करना है, 37 सही 1/2 में आपका 1/8 से भाग दे देना है, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा साथियों? आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 300, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको नहीं आता है तो बताइए कमेंट करके, नीचे हम इसको जो है व्हाइट बोर्ड पर सभी जो है क्वेश्चंस को हल करके बताएंगे। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था, दशमलव से ऊपर, ठीक है, 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, यानी कि अगर ऊपर नीचे दोनों जगह सेम अंक पर दशमलव है, जैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो साथियों दोनों को हटा देंगे तो हो जाएगा 361 बटे 1024, और ये साथियों आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 361 किसका जो है वर्ग है, तो 361 आपका हो जाएगा साथियों 19 का वर्ग था, तो यहाँ उठ से बाहर निकालेंगे तो 19, और 1024 किसका है? 32 का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा %, 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो जैसे 4% बढ़ता है तो आधा % घट जाता है साथियों, तो बढ़ता कितना है? तो साथियों आपका हो जाएगा आधा घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3.5%, ठीक है। यहाँ 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 4 में से 0.5 घटा, यानी कि 3.5% प्रतिवर्ष बढ़ता है। यानी कि अगर पहले जनसंख्या 100% थी तो आपका 3.5 बढ़ती है, तो 103.5 बटे 100 गुणे 103.5 बटे 100 गुणे 103 ये 3 बार करेंगे क्योंकि 3 वर्ष का पूछा है, तो यही हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा साथियों? आपका आ जाएगा ऑप्शन सी 10.5। इसके बाद हम तेजी के साथ जीके के और जो प्रश्न बचे हैं उनको हल करेंगे, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम बताना था, यानी कि 6 इधर बीच में जो 7वां है ये दोनों में कॉमन है, तो पहले 7 का 63 दिया है, आखिरी 7 का 70 दिया है, ठीक है। तो टोटल 13 परिणाम हैं, तो ये आखिरी 7 के हैं तो 7 गुणे 63, और ये आखिरी 7 के हैं 7 गुणे 70, इन दोनों को जोड़कर और 13 गुणे 68 घटा देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा साथियों 47, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी के देखिए प्रश्न आ गए। तो निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों तीक्ष्ण का विलोम आपका हो जाएगा कुंठित, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गजवदन का पर्यायवाची है, तो गजवदन का आपका साथियों गणपति यानी कि गणेश भगवान का पर्यायवाची है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए आपका हो जाएगा कंटकाकीर्ण, ठीक है, कंटकाकीर्ण आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है साथियों क्या है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उचित निर्णय करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है शुद्धवर्तनी का चयन करना था, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बहिष्कार, आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अंग्रेजी के आ गए। अंग्रेजी में देखिए इस तरह से एक पैसेज दिया गया था, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द, ठीक है, करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। तो साथियों इससे आपका क्वेश्चंस के आंसर आपको छांटने थे, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर छांटने पर आएगा।
उम्मीद है आप साथियों क्वेश्चन जो है पैसे से क्वेश्चन के आंसर छांटना जानते होंगे। तो 41 में था द आर्थर सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वाज एफ्रेड। ये साथियों उत्तर आपके इसी पैसेज में छिपे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है द आर्थर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, इसका सही उत्तर साथियों छांटने पर था ए कोल्ड फ्रीज विलो पास्ट हिज फेस, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आर्थर डू फर्स्ट, ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका था ऑप्शन बी क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला था सिनोनिम्स फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स, प्राइड का साथियों सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची पूछा था, तो आपका इसमें सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी डिग्निटी। तो प्राइड का डिग्निटी, प्राइड मतलब क्या होता है साथियों, घमंडी, गौरव या घमंडी, तो डिग्निटी मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है। तो अगला प्रश्न था एंटोनिम, गिव द एंटोनिम्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग वर्ड, तो कीन मतलब होता है उत्सुक, ठीक है, उत्सुक का साथियों विलोम पूछा था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम्बल। हम्बल मतलब होता है नम्र या विनीत, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार थे आपके अंग्रेजी के क्वेश्चन। चलिए अब साथियों आ गए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। तो साथियों जैसे रीजनिंग में संबंधित शब्द पूछा था कुत्ता, कुत्ता अनुपाते रेबीज, अर्थात कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया, ऑप्शन सी सही था। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा साथियों सूरवीर, क्योंकि जो साथियों नन धर्म संगनी है, मुनि है, पादरी हैं, ये साथियों धर्म गुरुओं से यानी कि जो धर्म के मेन होते हैं, जो धर्म के ठेकेदार इनको कहा जा सकता है एक तरीके से, पादरी मुनि, ठीक है, ये सभी। तो लेकिन ये जो सूरवीर होता है साथियों ये वीरता की बात कर रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं, आपका एक कूट शब्द दिया था कि कंप्यूटर वन को लिखा जाता है इस तरीके से एक कूट शब्द में, तो साथियों एडवांटेज को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें साथियों देखिए क्या किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपका इसमें बहुत ही आसान था, पी को साथियों पहले कर दिया है, फिर यम को दूसरे पर, इस तरह से मतलब साथियों पी को पहले पर कर दिया, फिर यम को दूसरे पर, फिर सी को तीसरे पर, फिर सी को, ठीक है, चौथे पर, और फिर आपको इसी तरह से उधर वाले शब्दों को भी पलट दिया है, ठीक है। कैसे पलटा है तो देखिए, जैसे आपका पलट दिया है, इसके बाद क्या पलटा है, टी को कर दिया है, फिर यू को, और फिर आर को लास्ट में कर दिया है, और उसके बाद ओ एन, ठीक है, ओ एन, और फिर आपका ई। तो इस तरह से इसको भी सेट करने पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा बी, इसको आप सेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन, ठीक है, तुम्हारे माँ के पति यानी कि तुम्हारे माँ के पति यानी इसके माँ का पति कौन होगा, इसका पापा होगा, ठीक है। तो पापा की बहन की बहन की बहन, इसकी बहन, इसकी क्या लगेंगी, इनके पापा की बहन, इनकी क्या लगेंगी, बुआ ही लगेंगी। मेरी बुआ हैं, अर्थात जो लड़का बोल रहा है उसकी भी बुआ हैं, तो यानी कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी और उस आदमी के बीच क्या संबंध हो गया, भाई बहन का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, यानी 2 वर्ष बाद। तो साथियों जैसे कि एक वर्ष बढ़ने पर साथियों एक विषम दिन बनता है, ठीक है, एक साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन बनता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए 2006 और 7 दोनों क्या साधारण वर्ष हैं, ठीक है, यानी कि 365 दिन के। तो साथियों 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो उसी तरह 18 फरवरी 2006 को क्या होगा, शनिवार होगा, और फिर 18 फरवरी 2007 को रविवार हो जाएगा, एक दिन केवल बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा, रविवार। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपका मास्टर कार्ड पर उस समय प्रतिबंध लगा दिया गया था नए कार्ड जारी होने पर। तो साथियों ये करंट के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन थे, तो आपका इस बार भी इस समय के करंट के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, तो नमस्ते योग साथियों आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो वीडियो अभी तक आपने साथियों लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मरियप्पन थंगवेलु। उसी समय आपका पैरा ओलंपिक हुआ था। 2021 के दूसरे क्वार्टर
ठीक है, जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो आपका सही हो जाएगा 7.6। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। किसके नाम पर रखा था? विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो आपका जापान का जो साथियों पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में टॉप पहले स्थान पर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 किस राजनीतिक दल ने जीता? तो उसी समय चुनाव हुआ था, यहाँ से करंट का क्वेश्चन बन गया था। तो आपका डीएमके पार्टी ने चुनाव जीता था। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला है, विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपका आइसलैंड साथियों वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो आपका तेलंगाना राज्य ने जो है ये सशक्तिकरण योजना लागू किया है। अगला है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद, तो साथियों रियाद आपकी कौन से देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देश और राजधानी आप जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के 5 वर्ष का होता है। अगला है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका मुख्यालय हेग में है, द हेग में। ठीक है, अगला है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ अवस्थित हैं कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो की जो मूर्ति कलाएँ हैं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध है नवकाले बारा उत्सव, इसमें से किस राज्य से संबंध है? तो आपका किस राज्य से है? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओडिशा से नवकाले बारा उत्सव का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस वो होती हैं साथियों जो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जब साथियों मौसम ठंड होता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तब वो रिलीज करती हैं और वातावरण जो है बहुत तेज़ी के साथ गर्म हो जाता है। तो इसमें सभी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी यानी कि हरित गृह गैस हैं, नाइट्रोजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार साथियों आपका सही हो जाएगा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये एक गद्यांश दिया था, इससे आपको साथियों प्रश्न के उत्तर आपको छांटने थे। तो इस तरह से एक जो है गद्यांश था। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्पृढ़ीय शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो साथियों इसमें एक शब्द प्रयुक्त हुआ था अस्पृढ़ीय, तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो साथियों इसमें क्या बताया है लेखक ने? उन्होंने बताया है कि गुलाम देश की दशा कैसी थी, यानी कि भारत की बात कर रहा है कि गुलामी के समय में भारत की जो दशा कैसी थी। अगला प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, वो जो पैराग्राफ दिया गया था उसका उद्देश्य था। अगला है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? धर्मनिरपेक्षता से साथियों अभिप्राय होता है कि किसी धर्म में हस्तक्षेप ना करना, धर्म में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, तो इससे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपके 5 क्वेश्चन देखिए इस गद्यांश पर आधारित थे। काफ़ी बड़ा गद्यांश दिया गया था, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना था। तो साथियों ये देखिए आपके इस बार भी गद्यांश आएंगे। तो गद्यांश कैसे हल किए जाते हैं इसका मैं तरीका बताऊंगा आपको एक अलग वीडियो में। चलिए देखिए, प्रश्न था इस गद्यांश से छांटकर उत्तर देना था। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है क्योंकि, तो इसी में उत्तर भी
छांट मिल जाएगा आपको, यानी कि आप छांट ले जाएंगे, तो आपका ऑप्शन ही पहला ही सही जाएगा। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है तो साहित्य शास्त्री में, ठीक है, साहित्य शास्त्री में। ये सभी साथियों आपके उत्तर उसी पैराग्राफ में दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उत्तर छांट सकते हैं। अगला प्रश्न दिया था साथियों, मानव शरीर को यंत्रवत कहा जा गया है क्योंकि साथियों ऑप्शन आपका सी सही होगा, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। जिस तरह से एक यंत्र जो होता है उसके पुर्जे अगर खराब हो जाए तो वो निष्क्रिय हो जाता है, उसी तरह मानव शरीर भी है, अगर उसके जो पुर्जे हैं शरीर के अंदर के ढांचे वो निष्क्रिय हो गए तो आपका शरीर भी निष्क्रिय हो जाएगा, यही बात कहा गया है। अगला है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, क्या थी? अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो शल्य जो चिकित्सा होती थी उसमें अंग का प्रत्यारोपण किया जाता था पहले के ही समय में। अगला है 80, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो निरामय का मतलब होता है स्वस्थ है साथियों, क्या? स्वस्थ। आगे देखिए, आगे आपके पाई चार्ट से क्वेश्चन जो आते हैं आपके 20 नंबर के पाई चार्ट डायग्राम से। तो साथियों यहाँ भी देखिए इस तरह का डायग्राम एक दिया गया था और इससे उत्तर छांटना था। तो देखिए पहला ही प्रश्न है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो किस वर्ष उत्पादन घटा था? तो आपका 15-16 में उत्पादन घटा था। कैसे चेक करेंगे? देखिए 15-16 इसमें खोजिए, 15-16 ये रहा। तो देखिए साथियों जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ घटा है, ठीक है। इधर तो बढ़ रहा है तो इधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर घटने की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर घटा है। तो आपका किस वर्ष घटा है? 15-16 में आपका घटा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष ... के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई थी? उत्तर आपका है 13-14 वर्ष, 13 और 14 वर्ष के दौरान। 13-14 कहाँ है? यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ग्राफ साथियों बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया है, इतना तेज़ी के साथ ग्राफ कहीं नहीं उठा। इधर देखिए नीचे गया है, तो यहाँ देखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बढ़ा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है, यानी कि 90 13-14 में हुआ, पहले कितना था? 55। तो इतना आप चेक करेंगे कहीं नहीं आएगा, तो आपका इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन 48 MT था, ठीक है। यानी कि जो प्रथम 3 वर्ष हैं, देखिए प्रथम 3 वर्ष यानी कि ये तीनों को जोड़कर जो है औसत निकाल लिया जाएगा 3 से भाग देकर, तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, किस वर्ष? 14-15 में। अधिकतम उत्पादन देखेंगे हम, तो अधिकतम उत्पादन देखेंगे, देखिए 14-15 में सबसे ज़्यादा शीर्ष 98, ठीक है 98। तो आपका सबसे ज़्यादा, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं इस तरह से। अगला है, वर्ष 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि जो 10-11 में उत्पादन हुआ था उसकी तुलना में 11-12 में कितना उत्पादन हुआ प्रतिशत में बताना था। तो इसको सॉल्व करने पर उत्तर आया आपका 31.8, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरह से एक पुनः ग्राफ दिया गया है, आयत चित्र। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए क्वेश्चन हल करिए। अगला है क्वेश्चन, वर्ष 2014-15, इसको साथियों मैं व्हाइट बोर्ड पर अच्छी तरीके से कराऊंगा, आप घबराइए नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 से वर्ष 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि है। तो आपका उत्तर आएगा 33.3%। तो बात कर रहा है साथियों किसमें? 14-15 से 15-16 के दौरान यक्ष के आयात में वृद्धि है, यानी कि 14 में कितना हो रहा था? 15 में। उसको हटाएंगे, देखेंगे कितनी वृद्धि, कितनी आयात में वृद्धि हुई, उसको ऊपर लिखेंगे और 14-15 में जितना हुआ था उसको नीचे 100 से गुणा करके साथियों डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल लेंगे, वही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्ष के आयात की वृद्धि का औसत है करोड़ में। तो आपका यहाँ पर 260 हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए। साथियों ये सभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको हल करना होता होगा, हल कर लीजिएगा। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर खड़ा होकर अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मोबाइल पर सोल्यूशन थोड़ा अच्छे से नहीं बताया जा रहा है। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयाम एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो यहाँ पर आपका चेक करेंगे तो आपका उत्तर 2 आ जाएगा। अगला है, इसका PDF मैं साथियों अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयत के वर्षों का अंतर कितना है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी यानी कि 2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 90 वाला, वर्ष 18-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितना अधिक है? तो इसको हल करने पर आपका उत्तर आ जाएगा साथियों 64.38। तो साथियों ये बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। इसके बाद 95 से 98 इस तरह के देखिए एक वो दिए थे, आंकड़े दिए थे और इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए थे।
तो साथियों ये प्रश्न थे साथियों, इसमें मैं आपको उत्तर फटाफट बता दे रहा हूँ, बाकी इसका सलूशन मैं आपको साथियों व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। देखिए 91 में क्वेश्चन है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात साथियों पूछ लिया गया था। देखिए कैसे हल करना है इसको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही सरल है। ए द्वारा मंगलवार को कितना बेचा गया साथियों, ए द्वारा मंगलवार को 35 बेचा गया, और शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार को सी द्वारा 45 बेचा गया, तो दोनों का साथियों अनुपात यानी कि बटे में अनुपात निकालेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और आपका उत्तर कितना आ जाएगा साथियों, आपका उत्तर आ जाएगा आपका उत्तर साथियों कितना क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 7:9 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डी द्वारा जितना बेचा गया उसको यहाँ पर लिखिए बटे में, सी द्वारा बेची गई उसको यहाँ पर लिखिए, गुणे 100 कर दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन था और ये आपका उत्तर सही हो जाएगा 44.44%। अगला प्रश्न है साथियों, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। तो बी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई उसको प्लस, सी द्वारा बेची गई, ठीक है, मंगलवार को उसको प्लस जोड़कर साथियों, और औसत पूछा है तो 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा, इसमें उत्तर आएगा साथियों आपका कितना, तो आपका 93 में उत्तर आ जाएगा साथियों 44.33। अगला प्रश्न था, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो आपका आ जाएगा साथियों ऑप्शन डी 28.3% की। ये आप आसान क्वेश्चन सभी थे। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर था, तो 5.25। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी प्रकार देखिए एक और आंकड़ा दिया गया था और यहाँ पर भी बताना था, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो यहाँ पर साथियों आपका क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए थे वो गलत दे दिए थे। यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। क्यों आइए दिखाते हैं हम। औसत गिरावट की बात की गई गेहूं में, तो साथियों देखिए क्या है यहाँ पर 13, 14 और 14, 15, ठीक है। तो 13, 14 की बात करें, पहले 71, 12 था उत्पादन और घटकर 70, 56 हो गया। तो 13, 14 में भी जो है गिरावट किया गया और फिर 70 से गिरकर 68 हो गया। देखिए 14, 15 में, तो 13, 14 और 14, 15 दोनों में गिरावट की गई। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। अगला है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो 97 का आपका सही हो जाएगा बाजरा में वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, औसत साथियों ये यहाँ से यहाँ तक के समय का टोटल योग कर लेंगे और जितने वर्ष हुए, कितने वर्ष हुए, तो साथियों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 98 में, आपका ऑप्शन बी 293.86। अगला प्रश्न है साथियों 2016-17 के मध्य है, इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में जो है गिरावट दर्ज की गई। तो चावल में, ठीक है, चावल में गिरावट आप ग्राफ देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगला है, आलू का उत्पादन 15-16 से लेकर 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। तो कितना गुना है आप निकाल लेंगे भाग देकर, तो आपका 1.90 हो जाएगा। तो साथियों ये सभी 100 क्वेश्चन आपके संपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो साथियों इन सभी का सोल्यूशन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करा कर दूंगा। तो और अन्य वीडियो तैयारी की देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।